नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण के मामले में कल बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कल इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं और ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जानकारी दी है कि रेलवे के साथ प्रशासन ने भी मजबूती के साथ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सरकार को मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेलवे की जमीन से अगर अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा तो इससे विकास कार्य तेजी से हो पाएंगे। रेलवे विकास कार्यों को गति दे पाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। उस क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे की भी ज़रूरत है और स्थानीय प्रशासन की भी ज़रूरत है। और जो पुख्ता हमारे पास सारी जानकारियां हैं या उस क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ अतिक्रमण हुआ है, वो सभी न्यायालय के समक्ष रख दिए गए हैं, न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं। और निश्चित रूप से वो स्थान जो कि रेलवे के विस्तार के लिए भी और एक बड़ा जंक्शन हमारा वहाँ से बनता है, पहाड़ और मैदान का एक सेतु भी है, वो एक केंद्र बिंदु है। इसलिए उस स्थान का विस्तार होना रेलवे सुविधाओं के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए न्यायालय का फैसला आता है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उस क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे की भी ज़रूरत है और मामले में कल बड़ा फैसला आ सकता है और इसे लेकर सरकार से लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बनभूलपुरा को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार को मान्य होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला आ सकता है। कि रेलवे की जो जमीन है उस जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और बस्तियां बसा ली गई हैं। और इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने इन सारे अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए निर्देश दिए थे। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्योंकि जो लोग प्रभावित थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि ये जमीन उन्होंने कब्जा किया है, अवैध रूप से उस पर अतिक्रमण किया है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस मामले की जो अहम सुनवाई है वो कल होनी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान आया है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है प्रिया कि मुख्यमंत्री ने भी अपने स्तर से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो व्यवस्था को बनाए रखने में हर तरह के प्रयास में जुटे रहें, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह की घटना अगर ऐसी आती है जहां उपद्रव की स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है, उसे स्वीकार किया जाएगा। और न्यायालय के फैसले को लेकर के सभी का जो इंतजार है, सभी लोगों की जो निगाहें हैं वो उस पर रहेगी कि न्यायालय की ओर से क्या निर्देश दिए जाते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाए। देखिए, रेलवे की तमाम जमीनें जो है देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अवैध तरीके से लोगों ने अतिक्रमण करके वहां पर बस्तियां बसाई हैं, लोगों ने अतिक्रमण करके अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक खड़े कर लिए हैं। और इन्हीं जमीनों को हटाने के लिए जगह जगह पर रेलवे की ओर से प्रयास किए जाते रहे हैं। और इसी कड़ी में एक ये भी मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बनभूलपुरा में आता है, जो हल्द्वानी क्षेत्र का है। और इसको लेकर के जब 2022 में फैसला आया था हाईकोर्ट का, तो उस वक्त भी काफी गहमा गहमी की स्थिति बनी थी। उस समय भी प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई थी और इनके ध्वस्तीकरण को लेकर के प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में उस समय भी चला गया था, इसके बाद से इसको इस कार्रवाई को रोकना पड़ा था। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला आता है और सरकार उस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। जी प्रिया।
हाँ अजय, 30 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मामले में ये फैसला आ रहा है। अब अगर पीड़ित पक्ष की बात की जाए, जिन्होंने इस मामले को लेकर, अब उनकी भी तो उम्मीदें जुड़ी हुई है कि कल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उनके हक पे फैसला सुना सकता है, और अगर फैसला नहीं सुनाया तो फिर आगे वो क्या करेंगे? देखिए प्रिया, चूंकि न्यायालय का जब फैसला आता है और उधर से जो भी दिशा निर्देश होते हैं तो उसके बाद से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई होती है, प्रशासन ज्यादा सक्रिय हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि न्यायालय इस तरह का फैसला करता है कि किसी के साथ अन्याय न हो। अब देखने वाली बात है कि क्या फैसला आएगा। लेकिन प्रिया, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी कई पीढ़ियां वहाँ पर रह रही हैं। सरकारी कई संस्थान बने हैं, कई स्कूल हैं और भी कई सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर कार्यरत हैं। तो ऐसे में इस जो निर्माण हुए हैं इतने सारे और इतने लोग रह रहे हैं, उसको सरकार सीधे तौर पर अवैध कह रही है, अतिक्रमण वाली बात कह रही है। ये भी एक गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि अगर कोई सरकारी स्कूल खुला हुआ है तो उस वक्त क्यों नहीं जांचा परखा गया, देखा गया कि ये जो जमीन है ये सरकार की जमीन नहीं है, ये अतिक्रमण किया जा रहा है इस पर। और कई सारे और कार्यालय अगर खुले हुए हैं अगर सरकार के, तो वहां पर उन कार्यालयों को अनुमति कैसे दी गई खोलने के लिए, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनको हर स्तर की सुविधाएं दी गई हैं, बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो की गई है, और उनके कई पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वो लोग अपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि उन्होंने हाई स्कूल कब पास किया है। जो बुजुर्ग हो गए हैं 80-80 साल जिनकी उम्र है, वो अपने हाई स्कूल के प्रमाण दिखा रहे हैं कि वो यहाँ रहते थे, इतने वर्षों से वो वोट दे रहे हैं, उनके आधार कार्ड बने हैं, बिजली पानी के कनेक्शन लगे हैं, और उन्होंने अपने जीवन की जो सारी पूंजी होती है वो सारे उन जगहों पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ घर बनाने में लगा दिए हैं। तो ऐसे में अगर उनके घर तोड़े जाएंगे तो जाहिर है कि वो उसका विरोध भी करेंगे, और जो भी न्यायालय की स्तर की प्रक्रिया होगी उसमें वो शामिल होंगे, वो आगे अपील भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, प्रशासन की क्या मुस्तैदी कह सकते हैं या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि अब कल जो है वो बड़ा दिन है, और इसके साथ ही हमें 8 फरवरी की वो तारीख याद करना चाहिए जबकि बनभूलपुरा में नजूल भूमि पर अतिक्रमण हुआ था, और उस दौरान मदरसा बनाए जाने पर ध्वस्तीकरण भी हुआ, किस तरह से विरोध हुआ था। अब प्रशासन जो है वो इसे किस नजरिए से देख रही है और कितनी तैयारी की है? देखिए प्रिया, चूंकि कहीं उपद्रव की स्थिति न हो, कहीं पर कोई नुकसान करने वाले लोग सक्रिय न हो, क्योंकि ऐसे जब घटनाएं होती हैं तो तमाम उपद्रवी जो है वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में उनसे कैसे निपटा जाए और लोगों को समझाया जाए कि चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रशासन काम करता है और आम जनता को भी उस पर सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर सवाल ये है कि जिनके घर तोड़े जाएंगे, जाहिर है वो हर स्तर से प्रयास यही करेंगे कि सरकार उनके घर न तोड़े, उनको रहने की अनुमति दे। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी सरकार की ओर से चार्ज निर्धारित किया जाएगा, जो पैसे तय किए जाएंगे वो भी वो देने के लिए तैयार हैं। एक मुफ्त राशि अगर नहीं दे पाएंगे तो किस्तों में भी पैसे दे सकते हैं, इस तरह की बात वो लोग कह रहे हैं। लेकिन अब फैसला क्या आएगा, ये काफी संवेदनशील मामला है और बड़ा मामला है। तो ऐसे में न्यायालय के फैसले का सभी लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स होती है वो पर्याप्त संख्या में जगह जगह पर तैनात की जाने की संभावना है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है और इस तरह के चीजें सामने आती है तो जाहिर है कि लोग अधिक सक्रिय हो जाएंगे और उपद्रव जैसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कल फैसला आता है या न्यायालय इस मामले को और आगे के लिए, आगे सुनवाई के लिए रखता है। तो महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन इतना जरूर है कि जब इस तरह के मामले होते हैं, कहीं पर भी जो लोग वर्षों से रह रहे हैं अगर उनको हटाया जाएगा, उनके आवासों को तोड़ा जाएगा, आपने सही कहा कि इतने वर्षों से जब लोग वहां रह रहे हैं और उन्हें अचानक से वहां से हटा दिया जाएगा तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। खैर, न्यायालय का फैसला है और इस फैसले पर सभी सम्मान करेंगे, सबकी निगाहें अब कल के फैसले पर टिकी हुई है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, बता दें रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में कल बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा और उसके बाद
सरकार क्या निर्णय लेती है, यानी सरकार किस तरह से, अगर यह फैसला जो है सरकार के पक्ष में आता है तो वो क्या करती है, और अगर यह फैसला पीड़ित पक्ष की तरफ से आता है तो पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती नजर आएगी। और उत्तराखंड में गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके बाद प्रदेश भर के किसानों में खुशी की लहर है। भाजपा नेताओं ने इसे किसानों के हित में सरकार का बड़ा कदम बताया है। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृहडाम कोठी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की। स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि काफी समय से किसानों के द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही थी और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए गन्ना के खरीद मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए हैं। भाजपा नेता के अनुसार इस निर्णय से प्रदेश के हजारों किसानों की आय में वृद्धि होगी, उन्हें साथ ही आर्थिक लाभ मिलेगा। नेताओं ने बताया कि इस फैसले से किसान इतने खुश है कि जल्द ही मुख्यमंत्री धामी और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के सम्मान में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी ने गन्ना का रेट तय किया है 405 रुपए। उस रेट को लेकर जो रेट की बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको लेकर गन्ना किसानों में बहुत खुशी की लहर है। बहुत ही एक प्रकार से सम्मान की दृष्टि से इस रेट को हमारे गन्ना किसान देख रहे हैं। तो जो रेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का बढ़ाया है, मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हरिद्वार के किसानों की ओर से, गन्ना किसानों की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जल्दी यह तो हमारे हरिद्वार जनपद के और गन्ना किसान जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं या देहरादून के हैं, या तो उनको सम्मानित करने के लिए देहरादून जाएंगे या फिर उनको हरिद्वार में बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्री सौरभ जी का एक बहुत बड़ा स्वागत हमारे गन्ना किसान और किसान मिलकर यहाँ पर करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी ने गन्ना का रेट तय किया है 405 रुपए। उस रेट को लेकर जो रेट की बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको लेकर गन्ना किसानों में बहुत खुशी की लहर है। बहुत ही एक प्रकार से सम्मान की दृष्टि से इस रेट को हमारे गन्ना किसान देख रहे हैं। तो जो रेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का बढ़ाया है, मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हरिद्वार के किसानों की ओर से, गन्ना किसानों की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जल्दी यह तो हमारे हरिद्वार जनपद के और गन्ना किसान जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं या देहरादून के हैं, या तो उनको सम्मानित करने के लिए देहरादून जाएंगे या फिर उनको हरिद्वार में बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्री सौरभ जी का एक बहुत बड़ा स्वागत हमारे गन्ना किसान और किसान मिलकर यहाँ पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन का जिक्र किया गया है और उसमें पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को आकर्षित कर रहा है, कई जगह लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध हो रहा है। हाल में ही कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन रन का आयोजन किया गया था, जिसमें 60 किलोमीटर लंबी कैलाश रन का कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे आयोजन हुआ। कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक 2000 तक पर्यटक आते थे, आज ये संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन में कैलाश और पर्यटन का जिक्र होने से सरकार भी उत्साहित है। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद माँ गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड देवभूमि के बारे में बड़े लंबे और सारे यहाँ के विंटर टूरिज्म से लेकर और धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा की। सौभाग्य से जहाँ उन्होंने आदि कैलाश जो कि
स्वयं प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के ने जब प्रवास किया था तब जागेश्वर का प्रवास भी किया था और अंतिम गांव गुंजी का प्रवास भी किया था और उसी बीच में वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक अलग योजना भी बनाई। आज आदि कैलाश तक हमारा पूरा रोड है। लीपू लेक यानी कि भारत के बॉर्डर तक हमारे मोटर मार्ग विकसित किए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। पहले 2000 लोग जाते थे आज से 3 साल पहले और इस बार ऐतिहासिक रूप से पूरे आदि कैलाश ओम पर्वत ये रिकॉर्ड तोड़ के वहां के यात्रियों का रहा है। देहरादून में आमजन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने आज तड़के से ही पूरे जनपद में वृहद स्तर पर अचानक ही चेकिंग अभियान चलाया। निर्देशों के तहत सभी थाना क्षेत्र में नियमित चेकिंग के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर विशेष सघन अभियान चलाया गया, जिसमें नगर और देहात के क्षेत्रों को शामिल किया गया। अभियान के दौरान धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजार और अन्य संवेदनशील महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने चेकिंग अभियान चलाया। जिले के सभी सीमावर्ती चेक पोस्ट सहित आंतरिक मार्गों पर वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई। पुलिस टीम ने लगभग 1782 वाहनों की जांच की और 3374 लोगों से पूछताछ करते हुए सत्यापन संबंधी आवश्यक जानकारियां जुटाई। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि एडीजी के निर्देश के अनुसार पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ये अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश अनुसार जो भी हमारे जनपद के एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो अंतर्राज्यीय पॉइंट्स हों या अंतर जनपदीय पॉइंट्स हों, तो वहाँ पर जो है बैरियर लगाकर पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग की जा रही है। और एज़ पर जो डायरेक्शंस हैं, तो प्रत्येक सर्कल में जो है एक पॉइंट जो है चिन्हित किया गया है और उसमें क्षेत्राधिकारी हैं, वहाँ के लोकल एसएचओ, एसओ और साथ में जो थाने से पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो चेकिंग टीम बनाई जाती है और उनके द्वारा जो है सघनता से बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। और इसमें जो है बुलेट प्रूफ जैकेट भी हो गई हैं, हथियारबंद हमारे पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं और जहां संभव हो तो हमारी जो वीडी स्क्वाड की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, उनके द्वारा भी यथासमय उसमें प्रतिभाग किया जाता है। के मोतीचूर रायवाला सेक्शन में आज सुबह एक शिशु हाथी को ट्रेन की वो चपेट में आ गया, जिससे मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रही। सुबह करीबन 6 बजे हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही हावड़ा एक्सप्रेस राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रायवाला सेक्शन से गुजर रही थी, तभी अचानक हाथियों का एक झुंड रेलवे लाइन पार करने लगा। झुंड के अधिकांश हाथी सुरक्षित निकल गए, लेकिन उनके साथ मौजूद एक शिशु हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच के तहत ट्रेन के लोको पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी और क्या ट्रैक पर पहले से ही वाइल्ड लाइफ मूवमेंट की सूचना थी। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर वन्य जीवों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील कॉरिडोर में ट्रेनों की स्पीड कंट्रोल और हाईटेक अलर्ट सिस्टम की जरूरत है। फिलहाल इस घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। शिशु हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। और देहरादून में लगभग 10 साल पुराने एक मेडिकल लापरवाही मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने देहरादून स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक डॉक्टर को लापरवाही का दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना साल 2014 की है, जब ऋषिकेश की एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मामला हरिधाम कॉलोनी ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी का है, जिन्हें 14 अप्रैल 2014 को सर्जरी के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मृतका के बेटे संदीप गुप्ता के मुताबिक सर्जरी से पहले टेस्ट के दौरान डॉक्टर के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया गया था और इसी दौरान अचानक शकुंतला देवी को हार्ट अटैक आया और वो कोमा में चली गई। करीबन 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह घटना डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई। इस घटना से आहत परिवार ने उसी समय कोर्ट का रुख किया।
वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों की जान भी चली जाती है। कई बार डॉक्टरों की ऊंची पहुंच होने के कारण पीड़ित आवाज तक नहीं उठा पाते, लेकिन अगर कोई चिकित्सक लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। काफी दिन तक जिस सर्जरी के लिए उन्होंने 1,65,000 रुपए बताए थे हमसे, उसी सर्जरी के उन्होंने मेरे से 5,65,000 रुपए लिए और रखते हुए उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। हमारी लड़ाई ये थी कि उनकी गलती थी, गलती उन्होंने नहीं मानी। हमने पुलिस केस भी करा जिससे कि कोई हमें, और सीएमओ को भी हमने बताया था। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर सब वेल क्वालिफाइड है, इनके खिलाफ जल्दी से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई ये थी कि हम किसी डॉक्टर को नहीं चाहते थे कि बदनाम करना, लेकिन हम ये चाहते थे कि अपनी गलती माने, क्योंकि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, हम भी उन्हें भगवान मानते हैं, इसीलिए हम लोग उनके पास गए थे। तो उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए हमें ही मतलब पनिश किया कि नहीं ऐसा हो गया है, ये सब। उन्होंने हमसे कंसर्न भी नहीं ली कि इस टेस्ट के दौरान कि ऐसा हो सकता है। हमारी लड़ाई ये करते हुए हमने फिर 22/7/2014 में हमने कंज्यूमर कोर्ट में ये बात दायर किया था, जिसके में हमने डॉक्टर मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर पुनीत सदाना एंड डॉक्टर अमित राणा को पार्टी बनाया था, जिसको देखते हुए हमारा कंज्यूमर कोर्ट में आज 20/11/2025 को एक ये फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने इनको दोषी माना। दोषी मानते हुए इन पे जो है जुर्माना लगाया गया है मैक्स सुपर हॉस्पिटल एंड अमित राणा। उन्होंने जो है इसमें 10 लाख रुपए प्लस हमारा जो है इसका पूरा इंटरेस्ट के साथ उन्होंने देने के लिए, हमारे को पैसे से ज्यादा मतलब हमें मेन बात है कि हमें इसमें जीत मिली। उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया रंजन कुमार मिश्र ने कार्यभार संभाल लिया है और अपनी प्राथमिकताएं साझा की है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के जीवन की रक्षा करना और वन विभाग से उनका जुड़ाव बढ़ाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियानों को और तेज किया जाएगा। प्रमुख मुख्य वन संरक्षण ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन प्रभागीय वन अधिकारी दिवस मनाने का निर्देश दिया है, जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष एक बड़ी समस्या है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार और वन विभाग इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है। रंजन कुमार मिश्र ने कहा है कि उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है और यहाँ आम इंसानों के जीवन की सुरक्षा और वन्य जीव की रक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण है। सकारात्मक पहल का उन्होंने आश्वासन दिया। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देशन में वन विभाग सकारात्मक प्रयास कर रहा है। प्राथमिकता की अगर बात करूं तो सबसे पहले रहेगा कि हमारा उत्तराखंड के जो जन सामान्य हैं उनको वन विभाग तरफ से क्या अपेक्षा है और क्या उनका मानना है, जिसको हम समझ के उसको दूर कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता, और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं वन विभाग का। एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक हमारे जो DFOs हैं, प्रभागीय वन अधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं उसको तय करूँगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे, जिसको फॉरेस्ट डिवीजन डे कह सकते हैं या हिंदी में जैसे प्रभाग का दिवस। उसी दिन सारे रेंजर्स भी अपना अपना रेंज में करेंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि जिसको जो भी फॉरेस्ट वन विभाग से अपेक्षा है, शिकायत है, तो हमको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कुछ महीने में। এবং उसी को ही हमारा परिपाटी में हमने इसको सम्मिलित करना चाहेंगे कि हमने लोगों को भलाई के लिए वन विभाग का कार्यप्रणाली को कैसे हमने और अच्छा बना दें। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी हमारा सामने फायर सीजन खड़े हैं। उत्तराखंड में एक अच्छा परिपाटी हुआ कि हमने पूरी साल फायर सीजन मानते हैं, ना कि 15 फरवरी। उसके लिए तैयारी अभी भी सफल रूप से चल रहा है, लेकिन इंटेंसिवली शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। तो उसमें हमने लोगों का हेल्प चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड को तो हम देवभूमि के रूप में जानते हैं, परम अहिंसावादी लोग यहाँ के हैं। जानवर को हमने जितना दूरी पे रखे, उसका निजता को हनन हमने ना करें, तो वो भी रहेगा। और हम प्राथमिकता
विकासनगर में समता के द्वारा विश्व एड्स दिवस के मौके पर एक रैली का आयोजन किया गया, जो कि डाक पत्थर रोड से विकासनगर बाजार होते हुए बाबूगढ़ तक गया। वहीं इस रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। उनका उद्देश्य एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना था। उनके द्वारा बताया गया कि 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसी क्रम में आज ये जन जागरूकता रैली विकासनगर में निकाली गई। ये हमने जो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल, तो हम समता के साथ जो उनका टीआई प्रोग्राम है उसके साथ मिल करके हम हर वर्ष एड्स से रिलेटिव एक रैली निकालते हैं, जिसमें हम समाज को बताना चाहते हैं कि जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो एक छूत की बीमारी नहीं है, उन्हें हमें स्नेह देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जो एड्स होता है वो स्टार्टिंग में HIV ग्रसित व्यक्तियों में कोई जरूरी नहीं है कि वो एड्स के रोगी बन जाए, क्योंकि HIV अगर वायरस किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसे कम से कम एड्स होने में 8 और 10 साल का समय लगता है। अगर वो समय रहते हुए अपना इलाज करा लेता है तो मेरे हिसाब से फिर वो एड्स रोगी नहीं कहलाएगा। मैडम कहाँ से कहाँ तक निकाली आपने? ये हमने डाक पत्थर चौक से आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज तक निकाली। क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम? हम ये संदेश देना चाहते हैं रैली के माध्यम से कि एक तो अपने साथी के साथ वफादार रहें, साथ ही जो रक्त किसी दूसरे को चढ़ाया जाता है उस वक्त अवेयरनेस रखें, ताकि कि जो सिरिंज के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पे जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा उसे एड्स ना हो जाए। ये हमने उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता पर मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर आज अस्पताल परिसर में विवाद की स्थिति बन गई। जनसंघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने महासचिव आकाश पंवार के नेतृत्व में CMS डॉक्टर प्रदीप चौहान का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। आकाश पंवार ने बताया कि मोर्चा को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डॉक्टर गुप्ता मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। पवार के अनुसार 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति से मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर करीबन 1000 रुपए लेने की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को भारी भरकम वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ऐसे में गरीब मरीजों से ज्यादा पैसे लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। घेराव के दौरान CMS डॉक्टर प्रदीप चौहान ने मोर्चा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि शिकायतों की जांच की जाएगी और भविष्य में कोई अनियमितता न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। जनसंघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अस्पताल में तालाबंदी का कदम भी उठा सकते हैं। इस हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल है, बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, उसके बाद यदि कोई अब पेशेंट है खुद उसका मेडिकल बनाने के 1-1000 रुपये, इतना तो प्राइवेट डॉक्टर भी 1000 रुपये नहीं लेते। 1-1000 रुपये रिश्वत ली गई, समझे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और डॉक्टर त्यागी ने अपना घर से प्लस्तर लाना है, प्राइवेट प्लस्तर लाना है, 2-3-4 हज़ार रुपये लेना है गरीब आदमी से, और 1-1000 रुपये मेडिकल फीस, वो भी पेशेंट से। एक तो चाहे फर्जी बना रहा हो, वो बना रहा बिल्कुल एक्यूरेट तो सही हो, 1-1000 रुपये की वसूली हो रही है। तो भ्रष्टाचार का अड्डा ही तो है ये। इतना हमारा जौनसार हिमाचल पूरा गरीब लोग यहाँ आते हैं, गढ़वाल सारे जितना भी लोग यहाँ के लोग लोकल जो है तो वो गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से लाएगा 1000 रुपये? तो ये लूटमारे का अड्डा बनाया हुआ वो बना भी। हमारे CMS साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब CMS से, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती डॉक्टर के खिलाफ तो हम ये पूरा यहाँ तालाबंदी का काम, तालाबंदी हुई हॉस्पिटल में, हजारों कार्यकर्ता इसको हॉस्पिटल को बंद कराने कार्रवाई करेंगे कि ऐसा गंदा या भ्रष्टाचार का अड्डा हमें नहीं चाहिए। किस डॉक्टर ने लिया आप लोगों से? डॉक्टर त्यागी, हमारे नहीं लिया। त्यागी या गुप्ता? सॉरी, डॉक्टर गुप्ता है और तो जो और तो है डॉक्टर गुप्ता। अच्छा मतलब ऑथराइज जैसे, मतलब ऑथराइज जो है पेशेंट से ही 1000 रुपये ले रहा, यदि कोई दूसरा आता तो उससे कम से 5000 रुपये लेता। ये डकैती हो रही खाली यहाँ पे। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर 1000 रुपये लेता है। तो CMS ने क्या CMS ने ये आश्वासन दिया कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि नहीं होगी तो हमने कहते हैं वो कर दिया है कि उसके बाद पूरा हॉस्पिटल घेराव होगा और अस्पताल को तालाबंदी करेंगे जब तक यहाँ पे DM ना आए, CMS ना आए, वो सही वो साहब। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है और इसी क्रम में देहरादून जिला अधिकारी ने नेशनल हाईवे अधिकारियों को फुटपाथ पूरी तरह से खाली करने के निर्देश जारी किए थे। निर्देश के बाद आज विकासनगर में नेशनल हाईवे विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुबह से ही नेशनल हाईवे के अधिकारी और उनकी टीम विकासनगर क्षेत्र में सक्रिय नजर आई। व्यापारियों के द्वारा फुटपाथ और मार्ग तक
किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कई दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड, अवैध बोर्ड, निर्माण सामग्री और फुटपाथ पर रखे गए सामानों को हटाया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के तहत की जा रही है, ताकि आम जनता को फुटपाथ पर आवागमन में किसी भी तरह की असुविधा न हो। साथ ही जिला अधिकारी देहरादून के द्वारा किए गए विशेष निर्देशों में यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि फुटपाथ से फुटपाथ तक का पूरा मार्ग अतिक्रमण मुक्त हो। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने असंतोष भी जताया, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि चेतावनियों पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी थी और अब केवल न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है। विकासनगर से आज नेशनल हाईवे अधिकारियों ने जिस तरह सख्ती दिखाते हुए फुटपाथ पूरी तरह से खाली कराया, इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज हो सकता है। आज हम फुटपाथ से फुटपाथ तक खाली करवा रहे हैं। 3 सेट दुकानदार अपना आप हटा रहे हैं। उन्होंने 2 या 3 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक साथ हम इतनी जल्दी छोटी जगह में नहीं हटा पाएंगे। उन्हें 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन फुटपाथ से फुटपाथ तक का जितना भी कब्जा है वो सारा का सारा साफ करवा रहे हैं। पूरा फुटपाथ पूरा का पूरा है, वहां तक हम पूरा साफ करवाएंगे। वहां तक कोई भी पैदल चलने वाले आदमी के लिए कहीं पे भी कोई बाधा ना हो, इस तरह से हमने फुटपाथ साफ करवाना। आज हम फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।